हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था, और अगर आपको फेडरलिज्म के बारे में डिटेल में समझना है तो आप पिछले वीडियो पे जाइए और समझिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म के बारे में हमने जाना था और हम समझे थे कि फेडरलिज्म क्या है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी, यानी कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां दो तरीके की, ये दो लेवल, डिफरेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे होगा और दूसरा स्टेट और प्रोविंसेस। इन दो लेवल्स पे बेसिकली पावर डिवाइडेड होती है। ठीक है, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल कंट्री में अगर वहां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पावर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ईच लेवल विल एक्सरसाइज, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज पावर्स विद इन देयर जुरिसडिक्शन। विद इन देयर जुरिसडिक्शन। तो ये क्या होगा, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होगी और हर किसी का अपना अपना जुरिसडिक्शन होगा, और उसी जुरिसडिक्शन में वो काम करेंगे, उस जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट या सुपीरियर नहीं होती है। नो गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट और सुपीरियर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले वाला जो फेडरलिज्म का पार्ट 1 है उस वीडियो को जरूर देखिए। ये पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा उसका एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अब समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के डिफरेंस को। देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वहां पर 2 और मोर लेवल्स होंगे। ठीक है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और यहां पे सिर्फ एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, यहां पर आपको प्रोविंसेस और स्टेट्स मिलेंगे और हर कोई पावर अपने जुरिसडिक्शन में एंजॉय करेगा, लेकिन यहां पर नो पावर इज डिवाइडेड, यानी कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। और अगर इनकेस अगर प्रोविंसेस बने भी हैं तो उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी क्या होगा, कोई सेपरेट गवर्नमेंट नहीं होगी, वही गवर्नमेंट होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और ये जो भी लोग होंगे ये सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिसडिक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, एक दूसरे के इंटरफेरेंस से वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक से डिफरेंसेस। अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या है। चलिए अब बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स की। सबसे पहली बात जो हम बार बार कह रहे हैं, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर। सबसे पहला एलिमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का कि वहां 2 और उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विल गवर्न, और गवर्नमेंट विल गवर्न सिटीजन्स बट विद इन देयर जुरिसडिक्शन। ठीक है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों सिटीजन्स को गवर्न करेंगे, लेकिन दोनों का दायरा फिक्स्ड होगा, अपने दायरे को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके की गवर्नमेंट में एक लेवल दूसरे लेवल की गवर्नमेंट की पावर को खत्म करना चाह रहा है या कम करना चाह रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर हैं, जो जुरिसडिक्शन है, ये साफ साफ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि क्या इनका जुरिसडिक्शन है, क्या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन में आएगा और कौन से काम
सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में आएंगे। तो ये सारा का सारा किस में रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है। ठीक है, जो पावर्स हैं इनकी वो सारी कहां मेंशन होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। और अगर एक लेवल को दूसरे लेवल की पावर कम करनी है तो वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। और उस अमेंडमेंट को करना इतना आसान नहीं होता। इन इंडिया हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 2/3 मेजोरिटी आपको पार्लियामेंट में चाहिए होती है, और उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स यानी कि 28 हैं तो कम से कम 15 स्टेट से उसमें एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसके नीचे या उसके ऊपर आने वाले लेवल को की पावर्स को कर्व नहीं कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा अगर कोई भी ऐसा करना चाह रहा है तो। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि भाई दो गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम सही, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम सही, तो दोनों में से सही कौन होगा? ये कौन तय करेगा? इसे तय करने वाली जो बॉडी है वो जुडिशरी है। जुडिशरी तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। और कई बार अपने हक के लिए भी यहाँ स्टेट्स कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। गवर्नमेंट चलाने के लिए सबसे खास चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनकम, पैसा। बगैर पैसे के कुछ भी नहीं होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा कहां से आएगा? तो दोनों के सोर्सेस मेंशन्ड है, कहां? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होंगे। दोनों के इनकम सोर्सेस की इनकम क्या है, कहां से पैसा आएगा, ये सब कहां मेंशन्ड होगा? ये कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या सोर्सेस है, किन सोर्सेस से वो पैसा जनरेट कर सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन सोर्सेस से पैसा जनरेट कर सकती है। ये कहां मेंशन्ड होगा? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होगा, और दोनों के सोर्सेस होंगे। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दोनों गवर्नमेंट्स की बनी रहे। सपोज कीजिए ऐसा होता कि भाई स्टेट्स को पैसा इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके स्टेट गवर्नमेंट को देना होता, तो इसकी वजह से क्या होता भाई, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाती और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। एक आखिरी बात है, फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक टू सेफगार्ड एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, एंड सेकंड टू प्रमोट or accommodate diversity of the nation। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। दुनिया में दो ही तरीके के फेडरलिज्म पाए जाते हैं। दो ही तरीके की फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट होती हैं। एक होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरेशंस, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, और दूसरे होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक है, अब होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन को बड़ी आसानी से छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे कि यूएसए में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहां कई सारे स्टेट्स मिलकर के एक सेंट्रल एंटिटी बने हैं। यानी कि स्टेट्स यूएसए में जो 50 स्टेट्स है, दे आर 50 डिफरेंट स्टेट्स, वो सारे 50 स्टेट्स मिलकर के एक नेशन बना है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ऐसी ही गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया में भी है। डिफरेंट स्टेट्स जो है वो एक साथ आए हैं, एक अग्रीमेंट में बने हुए हैं कि दोनों एक दूसरे की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को, देश को गवर्न करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड। जो ये तीन एग्जांपल्स हो गए कमिंग टुगेदर फेडरेशन के।
अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो ऐसा एग्जांपल आपको इंडिया देखने को मिलता है, यानी कि यहां एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है जो अपने हिसाब से टेरिटरीज को डिवाइड करेगी, स्टेट्स फॉर्म करेगी या और टेरिटरी प्रोविंसेस फॉर्म करेगी, जहां पर वो गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स गवर्न करेगी। ठीक है, यहां कोई अग्रीमेंट के साथ ये एक साथ नहीं आए हैं। ठीक है, ये यहां कैसे आए हैं? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको स्टेट्स में कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, ताकि गवर्नेंस में इजी हो, इजीली पूरे कंट्री को, जो बड़ा कंट्री है उसको गवर्न किया जा सके। तो इसलिए ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था, वहां पे स्टेट्स मिलकर के एक नेशन बना रहे हैं, कई सारे स्टेट्स आ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में बंधे हुए हैं और वो मिलकर के एक साथ एक कंट्री बना रहे हैं। तो ऐसा फेडरेशन क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, वो स्प्लिट करेगी स्टेट्स को, ताकि गवर्न करना इजी हो बड़े कंट्री को। ठीक है, तो ऐसे इस एग्जांपल्स, एक तो हमने इंडिया ले लिया, दूसरा बेल्जियम हो सकता है और तीसरा स्पेन। ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखा जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में स्प्लिट होती है, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बनाती है और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में सेपरेट गवर्नमेंट होती है। तो कुल मिलाकर के फेडरल गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो ग्रास रूट लेवल पर हो रहा है वो पता चल जाता है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाता है, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा पता कर पाना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट नहीं किया जाता इतनी आसानी से, जितना आसानी से फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को अगर उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पे, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के बेस पर आप उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनको गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमी दे सकते हैं, ताकि वो एक साथ बने रहें, एक देश में बने रहें। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बात करते हैं अगली क्लास में। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो फिर कमेंट करके बताएं और साथ में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के ज़रिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहते हैं।